वेदों में उल्लेख है, चंद्रमा मन सजाता, चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा की उत्पत्ति भी मन से हुई है। तो चंद्रमा हमारी मन को कंट्रोल करता है। हमारी मन की जो गतिविधि है वो एक ही प्लैनेट के पास है, वो है मून यानी चंद्रमा। और चंद्रमा बहुत फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। सारे हमारे नवग्रह में से चंद्रमा सबसे जल्दी चलते हैं। उनकी डेली मोशन एवरेज 12 से 12.5 डिग्री है। तो इस वजह से हमारी मन जो है वो बहुत चंचल है। मन एक जगह पे स्थिर नहीं होता है और मन थोड़ा सा निगेटिव ज़्यादा होता है। चंद्रमा में नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा होती है। आपको बुखार आया तो आपका मन खराब होगा। आज आपसे जिम मिस हो गया है, ये सोच के भी आपका मन खराब है। आपके पैसे लॉस हो गए, मन खराब है। तो मन जो है वो पैसिमिस्टिक और निगेटिविटी मन में जल्दी आती है, क्योंकि वो चंद्रमा में ये सारे गुण हैं। तो चंद्रमा के पास एक राशि है कर्क राशि, वो कर्क राशि के मालिक है और वो उच्च होते हैं टॉरस साइन में। तो सबके हॉरोस्कोप में तो ऐसा नहीं होती है कि चंद्रमा अच्छा है, अपने राशि में बैठे हुए उच्च है। कुछ हॉरोस्कोप में जो है आपके चंद्रमा खराब भी होंगे, एफ्लिक्टेड होंगे, नीच के होंगे, शनि के साथ राहु के साथ बैठे हुए हैं। तो हमारी जो मन है उस हिसाब से फ्लक्चुएट होती रहती है। मन को स्थिर करना इतना आसान तो नहीं होती है, वो सबसे कठिन काम है। पर मन को हम कैसे बैलेंस रख सकते हैं, यही हम बात करेंगे आज के वीडियो में। कि चंद्रमा का महादशा जब चलती है वो 10 साल के लिए होती है। तो हमारी जीवन के काफ़ी लंबी समय जो है वो चंद्रमा के महादशा से गुजरती है। तो चंद्रमा में और एक खासियत वाली चीज़ है। चंद्रमा जब अकेले में होता है हॉरोस्कोप में, मतलब चंद्रमा जहाँ स्थित है वहाँ पे चंद्रमा के साथ कोई प्लैनेट नहीं है। चंद्रमा जिस राशि में है उसके आगे के राशि में भी कोई प्लैनेट नहीं है और उसके पीछे के राशि में भी कोई प्लैनेट नहीं है। इसको बोलते हैं केमुद्र मून, मतलब लोनली मून, मतलब चंद्रमा अकेले में है। तो इस वजह से क्या होता है कि इंसान की जो मन है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होती है। तो आपके जो मन बहुत जल्दी नेगेटिविटी में छा जाता है। ये सारी चीज़ें केमुद्र मून का भी होता है। तो जिनका केमुद्र मून है, जिनका मून चंद्रमा नीच का है, या फिर जिनका चंद्रमा बहुत स्थिर भी है, टॉरस साइन में है, उच्च का है, उनके लिए भी बहुत बार देखा गया है कि चंद्रमा का जब महादशा आए तो इंसान बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग माइंडेड हो जाते हैं। वो कोई भी डिसीजन बहुत पक्की तरीके से फाउंडली नहीं ले पाते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग जो है बहुत बुरे से बुरे नेगेटिव कंडीशन में भी अपने मन को काफ़ी शांत धीर स्थिर रहते हैं, और कोई लोग जो है वो बहुत नॉर्मल और जनरल कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा टेंट्रम थ्रो करते हैं या फिर हाइपर हो जाते हैं, एग्रेसिव होते हैं। तो ये सारे आपके चंद्रमा की स्थिति और चंद्रमा के आसपास के जो प्लैनेट है, चंद्रमा में कैसे प्लैनेट की दृष्टि आ रही है, एस्पेक्ट क्या हो रहा है, चंद्रमा का नक्षत्र क्या है, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अब सबको तो ज्योतिष नहीं आती, सबको तो इन सारी चीज़ों की समझ है नहीं, पर आप अपनी जीवन को अगर देखते हैं, आपकी डे टू डे लाइफ को आप रिव्यू करते हैं, तो आपको समझ आएगी कि आपकी चंद्रमा में कुछ तो एफ्लिक्शन होगा जिस वजह से आपकी ज़िंदगी में आपके मन के जो गति है उसमें फ्लक्चुएशन आती जाती है। इससे भी बड़ी बात है कि चंद्रमा में एक सबसे मज़ेदार बात, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि चंद्रमा हम देखते हैं कि अमावस्या में चंद्रमा दिखते नहीं हैं, और जब पूर्णिमा होती है तो जो फुल मून नाइट है वो चंद्रमा इतने बड़े होते हैं। तो चंद्रमा में वो फ्लक्चुएशन है। चंद्रमा की उस फ्लक्चुएशन के वजह से हमारे मन में भी फ्लक्चुएशन है। तो वो मैटर नहीं करता है आपके हॉरोस्कोप में चंद्रमा उच्च का है, नीच का है, मन में तो फ्लक्चुएशन रहेगा ही। जो साधक है, जो साधना करते हैं, वो लोग अपने मन में स्थिरता धीरता ले आ पाते हैं। हम जैसे आम जनता तो नहीं। तो इसी चंद्रमा के महादशा जब चलेगी या चंद्रमा का अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चलेगा, तब आपके जीवन में कैसी स्थिति होगी और आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं इस मन को। जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्रमा को, मन को हम स्थिर नहीं कर सकते, पर उसको हम बैलेंस करके चल सकते हैं, और उसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। चंद्रमा के लिए ऐसी एक इंटरेस्टिंग रेमेडी जिससे आपकी चंद्रमा बैलेंस रहेंगे और आपकी चंद्रमा की महादशा स्मूथली निकल जाएगी, इसी स्वास्थ्य ग्लोबल की दिशा और दशा में।
चंद्रमा की महादशा 10 साल के लिए आती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। पर चंद्रमा में जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि चंद्रमा की जो आकार है, शेप है, वो घटती रहती है और बढ़ती रहती है। जो चंद्रमा में ये जो फ्लक्चुएशन है, ये हमारी लाइफ में भी जो रिफ्लेक्ट होती है, हमारी मन में रिफ्लेक्ट होती है। असली प्रॉब्लम इसी पे है। तो चंद्रमा के महादशा में यही चीज़ हमें सबसे बड़ी परेशानी करती है। और डे टू डे लाइफ में भी आपकी जो चंद्रमा की मन का जो फ्लक्चुएशन है, वही हमें कोई भी काम को स्थिरता, धीरता और फोकस के साथ करने नहीं देता है। एक्चुअली चंद्रमा सृष्टि को और आगे बढ़ाने के लिए दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से शादी करते हैं, जिनको हम चंद्रमा के नक्षत्र के रूप से जानते हैं, जैसे कि अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा और भी है टोटल 27। तो चंद्रमा की जब उन 27 बेटियों से शादी होती है तो चंद्रमा की अपनी जो अफेक्शन सबसे ज़्यादा रोहिणी नाम की जो एक बेटी है दक्ष प्रजापति की, उनके लिए ज़्यादा होती है। तो रोहिणी उनकी सबसे प्रिय बीवी मानी जाती है। तो एक बार दक्ष प्रजापति अपनी बेटियों को और चंद्रमा को वो बुलाते हैं अपने घर में एक वसंत ऋतु के कुछ एक उत्सव में। जब ये उत्सव खत्म हुआ तो उनको दिखा कि जो उनकी बेटी रेवती है, 27 नंबर की बेटी रेवती, 27 नक्षत्र, उनको चंद्रलोक में वापस जाने का बहुत ज़्यादा मन नहीं दिख रहा था उनको। तब उन्होंने पूछा कि क्या वजह है। तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे क्या हो सकता है उसका परिणाम वो बता देते हैं कि वो बाकी बहनों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। चंद्रमा को सबसे ज़्यादा पसंद रोहिणी है और रोहिणी को उनकी सारा टाइम, अफेक्शन सब कुछ मिलता है। तो ये सुन के ऑब्वियसली दक्ष प्रजापति जो है उनके मन को चोट लगता है कि क्योंकि सारे ही उनकी बेटियां हैं। तो वो चंद्रमा को समझाते हैं, चंद्रमा को थोड़ा सा वार्निंग भी देते हैं, पर चंद्रमा फिर भी नहीं सुधरते हैं। चंद्रमा की अफेक्शन, टाइम, सारे फोकस उनकी एक ही बीवी रोहिणी के साथ रहती है। ये जब बहुत ज़्यादा हो गया है तो उनकी बेटियों ने इस चीज़ को और भी आगे बढ़ाया है और भी आगे इन सारी चीज़ों के बारे में बात हुई। तो फाइनली दक्ष प्रजापति को जब और सहा नहीं गया, कोई वार्निंग काम नहीं किया, तो उन्होंने चंद्रमा के ऊपर श्राप दे दिया। और वो दक्ष प्रजापति की श्राप थी, कोई ऐसी वैसे इंसान की नहीं थी। तो वो श्राप इतना प्रबल हो गया, इतना भयंकर रूप धारण किया कि चंद्रमा में डीके होना शुरू हो गया, मतलब चंद्रमा क्षय होने लग गया। जिस वजह से हम देखते हैं कि चंद्रमा घटते हैं फिर बढ़ते हैं। तो पहले तो घटने ही लगे। तो चंद्रमा की ये स्थिति देख के तो सारे जो धरती के सारे देवता है वो बहुत हैरान रह गए, क्योंकि चंद्रमा जो है, चंद्रमा हमारी मन का कारक है, वेजिटेशंस, वेदर, सब कुछ चंद्रमा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो बाद में चंद्रमा ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बोला मैं कुछ तो नहीं कर सकता हूँ, पर आपको महादेव जी कुछ रास्ता दिखा सकते हैं, क्योंकि महादेव जी के पास ही इसका कुछ एक रास्ता हो सकता है, सोल्यूशन हो सकता है। तो वो महादेव जी के पास जाते हैं, पर महादेव जी उनकी बातें सुनना नहीं चाहते, क्योंकि महादेव जी के साथ तो दक्ष प्रजापति की ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम हो चुकी थी, क्योंकि उनके साथ दक्ष प्रजापति की और एक बेटी सती की शादी हो चुका था, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो उस बीच आना ही नहीं चाहते थे एक्चुअली। तो ब्रह्मा जी के कहने पर मृत्युंजय भगवान महादेव जी का वो साधना करने लगे। वो प्रभास नाम के एक स्थान है जो अभी सोमनाथ मंदिर जहाँ पे है गुजरात में। तो प्रभास क्षेत्र में वो जाते हैं रोहिणी के साथ। वहाँ पे जाके वो लाखों साल महादेव जी की तपस्या करते हैं, और कहा जाता है उन्होंने अपने हाथों से वो शिवलिंग वहाँ पे बनाते हैं, जो लेविटेटिंग शिवलिंग था, मतलब वो हवा में तैरने वाला शिवलिंग हुआ करता था। तो वो शिवलिंग के ऊपर उन्होंने लाखों साल तपस्या किया है। फाइनली महादेव जी संतुष्ट हुए और उनके सामने आए और उनको ये वरदान दिया कि मैं ये आपके जो डिके होना, क्षय होना, उसको तो खत्म नहीं कर सकती हूँ, पर आप क्षय भी होंगे तो आप बढ़ेंगे भी। उनकी जो बॉडी है, उनके जो आकार है, शेप है, जैसे हम चंद्रमा को देखते हैं प्रतिपद से लेके पूर्णिमा और फिर प्रतिपद से लेके अमावस्या, सो द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, जिसको हम वैक्सिंग और वैनिंग मून कहते हैं, ये हमें आप दिखता है। तो पहले वो सिर्फ वार्निंग ही था, घटना ही था, बढ़ना नहीं था। तो महादेव जी ने इस चीज़ को बैलेंस कर दिया कि यू विल बी डिक्रीजिंग एज वेल यू विल बी इंक्रीजिंग। सो दिस वे चंद्रमा में ये एक बैलेंस हुआ महादेव जी की कृपा से। तो वो जो सोमनाथ का शिवलिंग है वो कोई ऐसी वैसी शिवलिंग नहीं है, वो स्वयं चंद्रमा के हाथों से स्थापित किया गया है, और वो दुनिया का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग।
तो अगर आपका चंद्रमा सही नहीं है और आपको पता है कि आपकी चंद्रमा का महादशा चल रहा है या चंद्रमा का महादशा आने वाला है, चंद्रमा की अंतर्दशा तो सबको आने वाली है, महादशा हो ना हो, तो आपको सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग में ज़रूर जाना चाहिए। साल में एटलीस्ट एक बार वहाँ जाके अपने हाथों से आप वहाँ पे अगर अभिषेक कर पाए महादेव जी के लिए, आप महादेव जी की वहाँ पे स्तुति कर पाए, वंदना कर पाए, और अभिषेक तो मस्ट है। तभी आपके ऊपर, जैसे महादेव जी चंद्रमा के ऊपर प्रसन्न हुए थे, तो चंद्रमा यहाँ पे आपके लिए प्रसन्न हो सकते हैं। तो आपके जो मन में, आपके मन की जो फ्लक्चुएशन है, आपके मन का जो अस्थिरता है, लैक ऑफ फोकस है, ये सारे चीज़ वापस आ सकती है। तो एक सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग जो दुनिया का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है, चंद्रमा के अपने हाथ द्वारा स्थापित किया गया ज्योतिर्लिंग है, उस ज्योतिर्लिंग का आपको बहुत अच्छा सेवा, दर्शन और अभिषेक करना चाहिए। उसी से आपके चंद्रमा खुश हो जाएंगे और चंद्रमा आपकी ज़िंदगी में एक जो मेंटल बैलेंस है उसको दोबारा रिस्टोर करेंगे। है ना ये इंटरेस्टिंग? तो इसी तरीके से और भी इंटरेस्टिंग रेमेडी जानने के लिए आप देखते रहिए स्वस्तिक ग्लोबल में दशा और दिशा।